बहुमत मिला है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद पर चुना जाना न सिर्फ देश में चर्चा का विषय बना, बल्कि विदेशों में भी अखबारों के एडिटोरियल ने भी इस नियुक्ति को खबर बनाया है। आप इस शख्सियत की तमाम बातों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपने बेबाक अंदाज में, साफ सपाट शब्दों में विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे राज्य के विकास के तमाम विषयों पर, चाहे वो किसान से जुड़े हों, उद्योगों से जुड़े हों, पलायन, बेरोजगारी, इन समस्याओं से जुड़े हों। साथ ही बात होगा उन सवालों पर भी जिसे लेकर लगातार अखबार में बुद्धिजीवियों का एक वर्ग लिखता रहा है, एक राय बनती रही है, अपने अपने विचार लोग व्यक्त करते रहे हैं। जैसे ही योगी आदित्यनाथ यानी एक योगी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुना जाना क्यों सवालों से घिरा हुआ दिखता है, इस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है योगी आदित्यनाथ जी आपका। सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहूंगी कि ये मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद आपने दूरदर्शन न्यूज को चुना अपने पहले साक्षात्कार के लिए। धन्यवाद। सवाल आपके अभी तक के लगभग अगर 19 से बात करें तो 9 तारीख को 20 दिन हो जाएंगे। 20 दिन में कई ऐसे फैसले हुए, पहली कैबिनेट के जो फैसले हुए उसमें मुझे लगता है आजादी के बाद कोई पहली राज्य सरकार है जिसने इतनी बड़ी मात्रा में किसानों के ऋण को माफ किया है। साथ ही कुछ और कदम भी उठाए गए हैं। क्या आपको लगता है जिस तरह से आपने अपना रोड मैप किसानों को लेकर तैयार करा है, उसमें कर्ज के जाल में आने वाले भविष्य में किसान नहीं अब फंसा? देखिए, कल हमारी सरकार ने जो कल निर्णय लिया है, इलेक्शन के पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने जिस लोक कल्याण संकल्प पत्र को बनाने का निर्देश दिया था, उनके निर्देशन में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो हमारा बना था, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो चिंता हमेशा रही है, इस देश का अन्नदाता किसान वो कैसे खुशहाल हो, कैसे इस देश के अंदर किसानों की आत्महत्याओं की जो एक लंबा सिलसिला चला है उसको कैसे ब्रेक लगाया जाए, वह हम सबके सामने एक चुनौती थी। और उस दृष्टि से हम लोगों ने कई स्तर पर विचार विमर्श करके हमारे सामने दोनों प्रकार की चीजें थी। एक, किसान को राहत देना, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अनुसार अपने वायदों को पूरा करना, दूसरी तरफ राजकोष पर भी उसका असर न पड़े, हमारे सामान्य कार्यक्रम भी जो प्रदेश के अंदर विकास और डेवलपमेंट की जो हमारी परिकल्पना है उस पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। इन दोनों में संतुलन बनाना हमारे लिए एक चैलेंज था और उस दृष्टि से कल हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके बारे में चुनाव के पहले जो कहा था, पार्टी की बनी सरकार ने उस वायदे को पूरा किया है और अन्नदाता किसानों को अपनी श्रद्धा व्यक्त की, उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया है। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान गाजीपुर की अपनी एक रैली से कहा था कि पहली कैबिनेट होगी, किसानों का ऋण माफ होगा, जो कि हुआ भी, और कई और कदम भी आपने उठाए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम कदम किसानों को लेकर, चाहे वह आलू के किसानों को लेकर हो या फिर गेहूं की खरीद को लेकर जो आप लोगों ने कदम उठाए हैं, आने वाले वक्त में किसान एक ऐसे माहौल में अपनी खेती भी करेगा जिसमें उसकी खेती जो नुकसानदायक है, जिसका असर उसके ऊपर पड़ रहा है, वो नहीं पड़ेगा अब? देखिए, हम लोग कृत संकल्पित हैं इन सब कार्यों को करने के लिए। आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ली थी, उनसे जब पूछा गया था कि आपकी सरकार किसके लिए काम करेगी, तो उन्होंने एक बात साफ कही थी, इलेक्शन के पहले भी कहा था सबका साथ सबके विकास। तो उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान और नौजवान के लिए समर्पित होगी। इस देश के अंदर किसानों के लिए सॉइल टेस्टिंग कार्ड जारी करवाए गए। इस देश के किसानों के पास उनकी हर खेत को पानी मिले, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना को लागू करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम प्रारंभ किए। इस देश के किसानों में किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल को होने वाले नुकसान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन्होंने लागू कराई।
इस देश में आजादी के बाद पहली बार किसानों के द्वारा क्रय की जाने वाली उर्वरक में के दाम भी कम हो सकते हैं, या मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किया। स्वाभाविक रूप से हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता भी हैं और हमारे गार्जियन भी हैं। इस नाते केंद्र की सरकार किसानों के लिए जिस भी प्रकार के कदम उठा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार उसका अनुसरण करेगी और किसानों को खुशहाल करेगी। किसानों की आय को दोगुना करना वो हमारी प्राथमिकता में है और हम लोगों का प्रयास होगा कि 2019-20 तक हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। किसानों की खुशहाली के लिए कदम उठाया गया है क्योंकि वो अन्नदाता है और उसकी खुशहाली हमारी खुशहाली है। योगी जी, पूरा उत्तर प्रदेश उद्योगों का जो एक पूरी संरचना थी, आधारभूत जो ढांचा था, उसके धीरे धीरे खत्म होने से त्रस्त है और उसका कारण बना बेरोजगारी का बढ़ना, पलायन लगातार हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन उद्योगों को लेकर एक क्या विशेष ठोस नीति आपकी कब तक आ सकेगी, क्योंकि एक मंत्री समूह का गठन भी कैबिनेट में किया गया। देखिए, कल हम लोगों ने कुछ 9 निर्णय लिए हैं और वे 9 निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जिसमें हम लोगों ने एक निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई औद्योगिक नीति को लागू करने के लिए। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में नौजवानों का पलायन, और मैं आश्चर्य करता हूं कि हमारे नौजवानों के अंदर प्रतिभा है, वो कार्य करना चाहता है, लेकिन उसके पास प्रदेश के अंदर इस प्रकार का माहौल नहीं बनाया गया, बल्कि जो पहले से लगे हुए उद्योग थे उन्होंने इन 15 वर्षों में पलायन किया है। यहां से वे लोग यहां से भागे हैं, गए हैं। कोई सुरक्षा का वातावरण यहां पे नहीं था, न माताएं बहनें सुरक्षित थी, न उद्योगपति सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था। कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति हो गई थी। तो हम लोगों ने आते ही सबसे पहला काम तो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने कदम उठाए हैं और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्रवाई प्रारंभ हुई है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि चेहरा देख करके कार्रवाई मत करिए, अपराधी को अपराधी के अनुसार ट्रीट करिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत और मजहब का रहने वाला हो। एक दूसरा, इस बात को ध्यान में रखना कि ये भी मत देखिए किस पार्टी का है किसका नहीं है। जो अपराधी है सख्ती के साथ निपटिए उसके साथ। कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए हमने सख्त कदम उठाए हैं, इससे भी सख्त कदम उठाएंगे हम। हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक बात कही थी सिंगल विंडो सिस्टम की, हम उसको लागू करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर हमारा मंत्री समूह अपना रिपोर्ट दे देगा। हमने इस बात को कहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के अंदर उन्होंने उद्योग और निवेश के लिए किस प्रकार का वातावरण बनाया है, किस प्रकार की पॉलिसी तय की है। भारत के उद्योगपतियों के साथ, प्रदेश के अंदर उद्योगपतियों के साथ आप बैठ करके एक रणनीति बनाइए, लेकिन समय हमारे पास कम है। 15 दिन के अंदर सारा काम होना है। आप ठोस वो बना करके मेरे सामने प्रस्तुत करिए। हम अपनी एक नई उद्योग नीति के साथ आएंगे जिसमें उद्योगों के लिए एक वातावरण हम देंगे, हम उनको सुविधा भी देंगे, पूंजी निवेश की यहां पर उनकी गारंटी हो। हमारी शर्त एक होगी, उत्तर प्रदेश के 90% नौजवानों को रोजगार मिले, मतलब वो घर वापस आए और उनको पलायन न करना पड़े। एक और जो एक अहम मुद्दा चुनाव के दौरान भी रहा और पिछले हम कह सकते हैं 20-25 साल में जिसका स्तर लगातार गिरता गया है, वो है शिक्षा, सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता। उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यहां तक कहा था, आपको याद होगा कुछ समय पहले। हाँ, अधिकारी अपने बच्चों को भेजे उन स्कूलों में, बिल्कुल बिल्कुल, नेताओं के बारे में कहा था। तो उस दिशा में आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक शिक्षा का स्तर किसी राज्य का बेहतर नहीं होगा, सरकारों ने अभी तक उस पर काम किया नहीं, ऐसा लगता है। देखिए, हम लोग इसमें काम करेंगे। हम लोगों ने विभिन्न मंत्रालयों में उनको एक काम दिया है और वो कार्य है कि वो अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें मंत्रिपरिषद के सामने। क्योंकि कैबिनेट से एक दिन पहले आप रात को 12:30 बजे तक आपने मीटिंग अटेंड की। करेंगे ना। देखिए, मैंने पहले इस बात को कहा है, हम यहां बैठने के लिए नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए मौज मस्ती का अड्डा नहीं है, ये हमारे लिए एक साधना है। और उस दृष्टि से मैंने प्रत्येक मंत्रालय से इस बात के लिए आग्रह किया है कि देखिए भाई, हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, हम लोग तो सीखने आए हैं और फिर जो प्रदेश के हित में होगा उसको लागू करने के लिए आए हैं।
हम यहां पे परमानेंट रहने के लिए भी नहीं आए हैं। एक समय तक काम करेंगे, काम करने के बाद फिर अपना रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन जितने दिन रहेंगे प्रभावी ढंग से काम करेंगे और हमारे साथ काम करना होगा। प्रेजेंटेशन हम लोगों ने लेना प्रारंभ किया है और उस क्रम में सबसे पहले मैंने शिक्षा को ही चुना है। यहां की प्राथमिक, यहां की माध्यमिक, यहां की उच्च शिक्षा, यहां की प्राविधिक शिक्षा, यहां की व्यावसायिक शिक्षा, यहां की चिकित्सा शिक्षा, इन सभी को हम लोगों ने लिया है और आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हम लोगों ने इस बात को तय कर दिया है कि पाठ्यक्रम को आप इस प्रकार का बनाए कि यहां का जो बच्चा है, यहां का जो बालक है, यहां की जो बालिका है, वह राष्ट्रीय स्तर की किसी प्रतिस्पर्धा में अपने को सक्षम पाए। प्राथमिक स्कूल में गांव गरीब का बच्चा, उसके अंदर कोई हीन भावना पैदा ना होने पाए, इसके लिए हम उसको यूनिफॉर्म देने जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की यूनिफॉर्म देंगे, उसको जूता देंगे, उसको हम उसकी कॉपी किताब देंगे, उसके पाठ्यक्रम को हम आधुनिकता के साथ जोड़ेंगे। और इस बात को सुनिश्चित कर दिया गया है कि इससे पहले जो बैग और उनकी वो यूनिफॉर्म मिलती थी और नवंबर दिसंबर तक मिलती थी, हम लोगों ने इस बात को कहा है कि जुलाई प्रथम सप्ताह में आप उसको उपलब्ध कराइए। आप इस बार इलेक्शन के नाते सेशन थोड़ा उनका लेट चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि आप पहले सप्ताह में सारी चीजें उनको मिल जाए। इस पे हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की है। हम लोगों ने यह भी कहा है कि वर्ष में 365 दिन होते हैं और विद्यालय केवल 120 दिन चल पाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 120 दिन चल पाते हैं, इसको बढ़ा के 220 दिन कैसे आप करेंगे? पाठ्यक्रम को कैसे आप ठीक करेंगे? पाठ्यक्रमों को आप राष्ट्रीयता के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ कैसे जोड़ेंगे? उन बच्चों को कैसे शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ेंगे? पाठ्यक्रम को इस सब के साथ समाहित करने की व्यवस्था एक तो करिए। माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा में भी हम लोगों ने कुछ परिवर्तन करने के लिए प्रयास प्रारंभ करने के लिए उनको कहा है कि भाई एक तो वही कि पाठ्यक्रम ठीक हो, आवश्यकता पड़ती है तो आप सीबीएसई पैटर्न को अपनाइए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं सबका आधार वही है। एनसीईआरटी को आप सहयोग लीजिए और फिर अच्छा पाठ्यक्रम देकर के उन बच्चों को योग्य उनको बनाने का प्रयास एक तो करिए। उस रूप में उनको जो सुविधाएं मिलनी है वो आप उपलब्ध करवाने की तैयारी करिए और प्रयास हो कि हम अंग्रेजी और संस्कृत तो उनको प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाना शुरू करें, लेकिन जब वो बच्चा माध्यमिक स्तर पर आए तो 10वीं के बाद एक ऐसा प्रयास करिए कि किसी एक विदेशी भाषा को भी उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाइए। अगर वो शोध के लिए जाना चाहता है जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में, तो उसको 3 महीने वहां जाकर के पहले वहां की भाषा को सीखना पड़ता है। अगर हमारा बच्चा 11वीं 12वीं में ही किसी विदेशी भाषा को पढ़ लेगा, जान लेगा, तो उसको शोध के लिए जाते समय फिर अपना 3 महीने का उस समय उसका बर्बाद नहीं होगा, हम उसका हिस्सा बनाएंगे। और उच्च शिक्षा में भी, और दूसरा हम लोगों ने इस बात को कहा है कि ये नकल मुक्त शिक्षा हो, इसकी व्यवस्था करिए। क्वालिटी कैसे इसमें मेंटेन आप कर पाएंगे? एजुकेशन में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए। और उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय की एक ऑटोनॉमी है, यूजीसी के मार्गदर्शन में इन सबको अपनी स्वायत्तता है, लेकिन स्वायत्तता का मतलब इतनी छूट नहीं है कि वे लोग नौजवानों के, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। हम लोगों ने कहा क्या यह संभव है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम हम लागू कर सकें और गुणवत्ता युक्त पाठ्यक्रम हो। इसके अलावा संस्कृत के बारे में, उर्दू के बारे में हम क्या कर सकते हैं, फारसी अरबी के बारे में क्या कुछ कर सकते हैं, अन्य विदेशी भाषाओं के बारे में भी क्या कुछ कर सकते हैं, इन सबको आप समाहित करके उसको तैयारी करिए। और मुझे विश्वास है कि हम जब नया सत्र प्रारंभ हो रहा है, इस नए सत्र में सब चीजें दिखेंगी और सबको एक 90 दिन का काम दे दिया गया है कि 90 दिन के अंदर आप इसको करिए,
100 दिन की अपने उपलब्धियों को फिर मेरे सामने प्रस्तुत करिए। देश को बदलने का योगी प्लान क्या होगा, ये जो ब्लूप्रिंट है वो दरअसल रख दिया है योगी आदित्यनाथ ने। औद्योगिक नीति क्या होगी प्रदेश की और किस तरह से उद्योगों को वहां पर बढ़ावा दिया जाएगा, जो किसानों का कर्ज है वो माफ करने का जो कदम उठाया गया है, अब उस जाल में, कर्ज के जाल में ना फंसे किसान, इसके लिए क्या किया जाएगा और उनकी आय को किस तरह से दोगुना किया जाएगा, इसके बारे में जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसी की जानकारी दे रहे थे योगी आदित्यनाथ।